अभी नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। So dielectric constant is denoted by letter K. Dielectric constant is denoted by K. It is also called as relative permeability. Dielectric constant is also called as relative permittivity. Relative permittivity. Okay. Relative permittivity. Epsilon R भी उसको हम बोल सकते हैं, relative permittivity. ओके, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज डिफाइंड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रिलेटेड टू एनी मीडियम। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका रहता है? मीडियम का रहता है। और एक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, permittivity of that medium to permittivity of the vacuum. Okay, so in this way dielectric constant is defined, because you know that permittivity of medium is always greater than क्या रहता है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम रहता है। वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम रहती है और मीडियम की परमिटिविटी हमेशा वैक्यूम से ज्यादा रहती है। फॉर एग्जांपल, परमिटिविटी ऑफ वाटर जो है वो 81 टाइम्स है। परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना है? 81 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम है। Okay, so therefore as permittivity of medium is always greater than permittivity of the vacuum, and therefore क्या हो जाएगा? dielectric constant is always greater than 1. dielectric constant का वैल्यू या फिर relative permittivity का वैल्यू always क्या रहेगा? greater than 1 ही रहेगा। okay, so dielectric constant का वैल्यू कभी भी 1 से नीचे नहीं होता है। so dielectric constant K of the vacuum कितना आता है? वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एग्जैक्टली 1 रहेगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा ना, सो इट इज 1। या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर भी उतना ही लेते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज आल्सो 1। या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 81, अबाउट 81। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? अबाउट 81 है। मतलब वाटर की परमिटिविटी वैक्यूम से 81 टाइम्स ज्यादा है, 81 टाइम्स है। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर कितना रहता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टर इट इज इन्फिनिटी रहता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टर मतलब मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आपको पूछा तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? इन्फिनिटी। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटर्स क्या रहेगा? सर्टन फाइनाइट वैल्यू रहेगा। फाइनाइट मतलब देयर विल बी सर्टन वैल्यू। फॉर एग्जांपल, वाटर इज ए इंसुलेटर। ओके, वाटर इज ए इंसुलेटर, प्योर वाटर। ओके, impure water can be conductor but pure water is a insulator. So dielectric constant is defined as the ratio of permittivity of medium to permittivity of the vacuum. Okay, so as permittivity of medium is always greater than permittivity of the vacuum, therefore dielectric constant has value always greater than 1. वैक्यूम का परमिटिविटी 1 रहता है या फिर वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 रहता है या फिर एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 रहता है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी रहता है और इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइनाइट वैल्यू रहेगा विच इज ग्रेटर देन 1। ओके, केरोसिन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर चाहिए, केरोसिन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अबाउट 5 है। So in this way there is a concept of the dielectric constant. So here permittivity of medium can be written like this. If dielectric constant is given, then permittivity of medium can be written like this: K into permittivity of the vacuum. Okay, so वैक्यूम की परमिटिविटी अगर हमें पता है तो उससे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद परमिटिविटी ऑफ मीडियम हमें मिलता है। ओके, अभी देखिए फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम क्या आएगा? देखिए, व्हेन
two charges are placed in vacuum, when two charges are placed in vacuum at certain distance, फोर्स कितना होता है उनमें? फोर्स रहता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वैक्यूम जब रहेगा तब हम क्या करेंगे? इप्सिलॉन नॉट ले लेंगे। एंड व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन, व्हेन टू चार्जेस are placed, two charges means same charges are placed in medium, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखेंगे तो फोर्स कितना आएगा? न्यू फोर्स एफ डैश इज इक्वल टू, या फिर फोर्स इन मीडियम। ओके, सो दिस इज द फोर्स इन वैक्यूम। ओके, एंड दिस इज द फोर्स इन मीडियम। अभी दो चार्जेस के बीच में मीडियम में रखने के बाद कितना फोर्स होगा ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/4π इप्सिलॉन इधर रखना पड़ेगा। वैक्यूम में रखा है तो इप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, मीडियम में रखा है तो इप्सिलॉन यूज करेंगे, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एंड इप्सिलॉन ऑफ द मीडियम क्या रहता है? K इंटू इप्सिलॉन नॉट रहता है। सो दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, 1/4π इप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, तो ये चीज समझ में आएगा। देखिए, दो चार्जेस अगर वैक्यूम में है तो फोर्स कितना रहेगा? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और दो चार्जेस अगर मीडियम में है तो फोर्स कितना रहेगा? 1/4πε0 के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, so this is the formula for the force when they are placed in vacuum, and this is the formula for the force when the two charges are placed in medium. अभी देखिए K का वैल्यू हमेशा क्या रहता है? मोर देन 1 रहता है, तो फोर्स इन मीडियम क्या रहेगा? हमेशा लेस देन वैक्यूम रहेगा। करेक्ट है ना? सो देयरफॉर फोर्स इन मीडियम इज ऑलवेज लेस देन फोर्स इन वैक्यूम। मतलब दो चार्जेस जब हम वैक्यूम में रखते हैं तो फोर्स ज्यादा रहता है, और मीडियम में रखते हैं तो फोर्स हमेशा क्या होता है? कम ही होता है। और दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा? अगर डायरेक्टली ऐसा दिया है कि वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच फोर्स F है वैक्यूम में, तो मीडियम में कितना होगा? कम ही होगा ना। कम होगा मतलब कितना होगा? F/K होगा। ठीक है, सो इस तरह से आगे हम इधर इस तरह से लिख सकते हैं, इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, two charges are placed in vacuum, has force F, then same charges placed at same distance in medium will have force that is force in medium is equal to force in vacuum divided by K। ठीक है, हमेशा ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए, दो चार्जेस जब वैक्यूम में रखते हैं तो फोर्स सबसे ज्यादा रहता है, और जब मीडियम में रखते हैं तो फोर्स क्या होता है? कम होता है। और कितने टाइम्स फोर्स कम होता है? फोर्स बिकम्स K टाइम्स लेस। सो फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय K। या फिर K का दूसरा भी डेफिनेशन इस तरह से आ सकता है, देयरफॉर K इज फोर्स इन वैक्यूम, ओके, फोर्स इन vacuum divided by force in medium. Okay, so this can be the another definition of the dielectric constant. So मतलब dielectric constant का दो definition है। dielectric constant का first definition क्या है? permittivity of the medium divided by permittivity of the vacuum, और दूसरा definition है force in vacuum divided by force in medium. Okay, force in vacuum divided by force in the medium. So थ्योरी एग्जाम में इस तरह से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज
the ratio of permittivity of medium to permittivity of vacuum, or dielectric constant is also defined as force between the two charges when they are placed in vacuum to force between the same charges when placed in medium at the same distance. Okay, so permittivity medium का ज्यादा रहता है, वैक्यूम का कम रहता है. और फोर्स कैसा रहता है? फोर्स एंड परमिटिविटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, जब दो चार्जेस वैक्यूम में रखते हैं तो फोर्स ज्यादा रहता है, मीडियम में रखते हैं तो फोर्स कम होता है. ठीक है, तो वंस अगेन फोर्स का भी नया फॉर्मूला देखिए. अब तक हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा था? 1/4πε0 Q1 Q2 by R² लिखा था. But this formula is only related for the vacuum. When two charges are placed in vacuum only, we are going to use this formula. अभी नया फॉर्मूला कौन सा हमेशा ध्यान में रखना है? 1/4πε0 K Q1 Q2 by R². Okay, so this is the general formula. When the two charges are placed anywhere, they may be placed in vacuum. vacuum में place किया तो K1 आ जाएगा, और मीडियम में place किया तो K जो है वो आ जाएगा. Okay, so force between two charges is given by formula 1/4πε0 K Q1 Q2 by R². Okay, और यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू क्या रहती है वो भी हमेशा ध्यान में रहना चाहिए. 1/4πε0 की वैल्यू रहती है 9 × 10⁹. Okay, so remember this thing. अभी यही फॉर्मूला हम रेशो में कैसे लिख सकते हैं? रेशो, क्योंकि समटाइम्स कंपैरिजन ऑफ फोर्सेस आता है. कंपैरिजन ऑफ फोर्सेस मतलब these two charges are initially placed in a vacuum, then placed in a certain medium of dielectric constant. पहले दो चार्जेस इतने थे, बाद में दो चार्जेस इतने हैं. पहला डिस्टेंस इतना था, बाद में डिस्टेंस इतना है. तो पहला फोर्स अगर F है तो बाद में फोर्स कितना होगा? इस तरह से क्वेश्चन आता है. और इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसका रेशो लिखना पड़ेगा, इस फॉर्मूला का रेशो. इस फॉर्मूला का रेशो कैसे लिखेंगे? देखिए, सो देयरफॉर F डैश डिवाइडेड बाई F, कांस्टेंट जो भी है वो सब कुछ चला जाएगा. 1/4πε0 इज अ कांस्टेंट. F डैश बाई F इज इक्वल टू K बाई K डैश आ जाएगा पहले, क्योंकि F और K कैसा है? इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. आफ्टर दैट force and product of charges are directly proportional. So Q1 dash into Q2 dash divided by Q1 into Q2, and force and distance square are inversely proportional, and therefore R dash square divided by R square. So in this way, if comparison of the forces is to be done, you can use this formula. So this is also one very important formula. Okay, this is a very important formula. Okay, so question on this formula can be like this. When two charges, क्वेश्चन देखिए इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है. When two charges of Q and 2Q are placed in dielectric medium of constant K. When two charges of Q and 2Q are placed in a dielectric medium of constant K at separation X has force of 50 न्यूटन. ओके, पहले इंफॉर्मेशन क्या दिया है? देखिए, दो चार्जेस है. कौन से चार्जेस है? Q and 2Q है. K डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे हैं. कितने सेपरेशन पे रखे हैं? X सेपरेशन पे रखे हैं. तो फोर्स कितना है? 50 न्यूटन है. अभी if
now two charges of 2q and 3q, अगर अभी क्या किए चार्जेस चेंज करते हैं हम, चार्जेस q और 2 के बजाय कितना है 2q एंड 3q है, are placed in dielectric medium of constant suppose 2k. अभी चार्जेस डिफरेंट है, मीडियम भी डिफरेंट है एंड सेपरेशन भी डिफरेंट है. एट सेपरेशन सपोज 3x, then force between the new charges, then new force is तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, एफ डैश बाई एफ इज इक्वल टू के बाई के डैश इंटू Q1 डैश इंटू Q2 डैश डिवाइडेड बाई Q1 Q2 इंटू आर डैश स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर. ओके, इसमें सभी वैल्यू डालना पड़ेगा. एफ डैश निकालना है, एफ कितना है, ओरिजिनल फोर्स कितना है 50 है. उसके बाद ओरिजिनल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, न्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2k है, इनटू पहले नया चार्जेस का प्रोडक्ट कितना है 2q इंटू 3q मतलब 6q स्क्वायर रहेगा. पहले चार्जेस का प्रोडक्ट क्या था 2q स्क्वायर था, इनटू आर डैश स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. बाद में डिस्टेंस कितना है 3x है, इनिशियल कितना था x था, तो 3x बाय x का स्क्वायर मतलब इधर 9 आ जाएगा. अभी q स्क्वायर k गेट कैंसल एंड रिमेनिंग थिंग्स आर दैट इज 6 by 2 means 3 into 9 27 divided by 2. okay, that is f dash by 50. sorry, r by r dash square na, sorry r by r dash square, here r divided by r dash square आएगा. so it is r by r dash square मतलब that is x divided by 3x square मतलब इधर 1 by 9 आ जाएगा, 1 by 9. वन बाय 9 मतलब कितना जाएगा, दैट इज पहला तो k by 2k मतलब 1 by 2 हो गया, आफ्टर दैट 6 by 2 मतलब 3 हो गया, इंटू 1 by 9, सो दैट इज 1 by 6. ओके, 1 by 6 आ जाएगा. ठीक है, सो देयरफॉर इधर लिख सकता हूं एफ डैश इज इक्वल टू 50 by 6, दिस इज द न्यू फोर्स. एफ डैश इज इक्वल टू 50 by 6 मीन्स 25 by 3. 25 by 3 Newton will be the final answer. Okay. So in this way you can do the calculation. Okay, so if comparison of the forces is to be done, so what will be the final formula? F dash by F is equal to K by K dash, because F and K are inversely related. Then F dash by F is equal to Q1 dash into Q2 dash divided by Q1 Q2, and F is inversely proportional to distance square, and therefore क्या आ जाएगा, F dash by F is equal to that is R square divided by R dash square, R square divided by R dash square. Okay, so in this way you can use this formula. So once again formula देखिए, F dash by F is equal to K by K dash into Q1 dash into Q2 dash divided by Q1 Q2 into R divided by R dash.
bracket square. Okay, so in this way you can write the formula for the comparison of the two forces. Now next, if the two charges are placed in the same medium at same distance, what will happen? If two charges are placed in a same medium at same distance, then अभी देखिए दो चार्जेस हैं, वो दो चार्जेस डिफरेंट हो सकते हैं, सेम मीडियम में रखा है और सेम डिस्टेंस पे रखा है। सेम मीडियम में रखा है तो क्या हो जाएगा, k बाय k डैश सेम आ जाएगा, r बाय r डैश भी 1 ही आ जाएगा, k बाय k डैश विल बी 1, r बाय r डैश विल बी 1, एंड देयरफॉर f डैश बाय f इज इक्वल टू q1 डैश q2 डैश डिवाइडेड बाय q1 q2 आ जाएगा इस तरह से। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मतलब जब दो चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा रहता है तब फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ओके, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल बी मैक्सिमम व्हेन प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, एंड बेस्ड ऑन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दो चार्जेस का अगर प्रोडक्ट ज्यादा रहता है तो क्या रहता है, फोर्स ज्यादा रहेगा। ठीक है, so based on this we are going to study one important question, and question is like this: if a charge capital Q is divided into two parts, okay, suppose a charge capital Q is divided into two parts, then question is that force is maximum when two parts are, okay, इस तरह से क्वेश्चन है। if a charge Q is divided into two parts, then force is maximum when two parts are। अभी Q का क्या करना है, दो पार्ट करना है। अगर एक पार्ट Q by 4 होता है तो दूसरा पार्ट कितना होगा, रिमेनिंग पार्ट मतलब 3Q by 4 होगा ना। इस तरह से दो पार्ट करने हैं। ओके, वो पार्ट कैसे भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं दो पार्ट। तो फोर्स मैक्सिमम होने के लिए कैपिटल Q को किस तरह से स्प्लिट करना चाहिए। ओके, ये हमें अभी देखना है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, सपोज देयर इज अ चार्ज ऑफ 10 कूलम, 10 कूलम का चार्ज है। ठीक है, मतलब कैपिटल Q कितना है, 10 कूलम है। इसको मैं क्या करने वाला हूं, अभी स्प्लिट करने वाला हूं। किस तरह से स्प्लिट कर सकता हूं, 1 कूलम 9 कूलम ये स्प्लिट हो सकता है, या फिर 2 कूलम 8 कूलम हो सकता है। ओके, मतलब टोटल चार्ज मतलब 10 कूलम का ही दो पार्ट करना है ना, तो वन पार्ट 1 कूलम का हो गया तो दूसरा पार्ट कितना होगा, 9 कूलम का होगा। फर्स्ट पार्ट, इफ फर्स्ट पार्ट इज 2 कूलम देन सेकंड पार्ट इज 8 कूलम। ठीक है, आफ्टर दैट 3 कूलम एंड 7 कूलम हो सकता है। आफ्टर दैट 4 कूलम एंड 6 कूलम हो सकता है। आफ्टर दैट 5 कूलम एंड 5 कूलम हो सकता है। नेक्स्ट टू दैट इट विल बी 6 कूलम एंड 4 कूलम, दैट इज सेम कॉम्बिनेशन इज अगेन अकरिंग। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट में अगर हमने प्रोडक्ट देखा, फर्स्ट केस में प्रोडक्ट कितना, 1 इंटू 9 मतलब कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सेकंड कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट देखा तो 2 इंटू 8 मतलब 16, 3 इंटू 7 मतलब 21 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे 16, यहाँ पे 21, यहाँ पे कितना आ जाएगा 24, और यहाँ पे कितना 25। मतलब
और फोर्स मैक्सिमम कब रहता है? फोर्स व्हेन द फोर्स इज मैक्सिमम, व्हेन प्रोडक्ट इज मैक्सिमम ना। जब दो चार्जेस का प्रोडक्ट मैक्सिमम रहेगा तब फोर्स मैक्सिमम रहेगा। मतलब फोर्स मैक्सिमम कब रहेगा? 10 कूलम चार्ज का कैसे स्प्लिटिंग करूं मैं? 5 कूलम और 5 कूलम के दो पार्ट करता हूं, तभी मुझे क्या मिलता है? फोर्स मैक्सिमम मिलता है एज कंपेयर टू एनी अदर कॉम्बिनेशन। ओके, सो उसी तरह से बेस्ड ऑन दिस अभी मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्यू को, कैपिटल क्यू को किस तरह से स्प्लिट अप करना चाहिए, स्प्लिट करना चाहिए, सो दैट फोर्स बिटवीन टू दैट टू पार्ट्स विल बी मैक्सिमम। कैसे स्प्लिट करना पड़ेगा? Q/2 एंड Q/2। आप कोई भी दूसरा कॉम्बिनेशन लेके देख सकते हैं, ठीक है। Q/2 और Q/2 का जो फोर्स रहेगा वो सबसे ज्यादा ही हमेशा रहेगा। ओके, अदर कॉम्बिनेशन का फोर्स इससे कम ही आएगा। ये डेरिवेटिव से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव यूज करने की इधर जरूरत नहीं है, इस तरह से भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इफ देर इज अ चार्ज कैपिटल क्यू इज देयर, ओके, उसके दो पार्ट करना है सो दैट फोर्स इज मैक्सिमम। तो दो पार्ट कैसे करने पड़ेंगे? दो पार्ट एक पार्ट Q/2 का रहेगा और दूसरा पार्ट भी Q/2 का ही रहेगा। इस तरह से स्प्लिट अप करना पड़ेगा, तभी हमें फोर्स मैक्सिमम मिलता है। उसी तरह से इधर मैंने अभी क्वेश्चन पूछा कि जैसे फोर्स मैक्सिमम होने के लिए इक्वल पार्ट्स करना जरूरी है, वैसे फोर्स मिनिमम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओके, इधर देख सकते हैं आप, फोर्स मिनिमम कब आता है? देखिए फोर्स मैक्सिमम का वंस अगेन देखिए, सपोज देयर इज अ चार्ज ऑफ 10 कूलम, 10 कूलम का चार्ज है। मैक्सिमम फोर्स आने के लिए 5 कूलम चाहिए। सिमिलरली मिनिमम फोर्स आने के लिए क्या होना चाहिए? 1 कूलम और 9 कूलम होना चाहिए। मतलब फोर्स मैक्सिमम कब आता है? जब इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं। और मिनिमम कब आता है? जब एक पार्ट सबसे छोटा है और दूसरा पार्ट सबसे बड़ा है तब। ओके, सो दिस थिंग इज टू बी रिमेंबर्ड, this thing is to be remembered, this is very important thing. Here I am going to write the thing. Okay, यहाँ पे देखिए, when a given charge is split, given charge is split, okay, split, एक चार्ज को हम अगर स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में, split into two parts, split into two parts, this is a very important statement. When a given charge is split into two parts, first sentence क्या आएगा? Force between two parts, force between two parts, force between two parts is maximum when force between two parts is maximum. कब maximum आएगा? When given charge, when given charge is split into two equal parts, equal parts, okay. And second thing is that force between two parts is minimum, force between two parts is minimum when given charge is split such that, given charge is split such that one part is minimum and other is मैक्सिमम। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अभी मैंने इस पर और एक क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा कि क्वेश्चन देखिए क्या है,
सपोज देर इज अ चार्ज, क्वेश्चन देखिए, चार्ज, देर इज अ चार्ज ऑफ 20 कूलम, 20 कूलम का चार्ज करना, टोटल चार्ज कितना है 20 कूलम है, और 20 कूलम को मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है, 20 कूलम को क्या करना है, स्प्लिट करना है। और स्प्लिट कैसे कर सकता हूं, मिनिमम 1 कूलम का चार्ज प्रोड्यूस कर सकता हूं, उससे कम नहीं, और 1 के मल्टीपल में ही मुझे स्प्लिट करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया जाएगा। 20 कूलम इज द टोटल चार्ज, और उसका मिनिमम जो पार्ट है वो 1 कूलम का कर सकता हूं, और जो भी पार्ट रहेंगे 1 कूलम के मल्टीपल में रहेंगे, ऐसा इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फोर्स टू द मिनिमम फोर्स इन दिस केस, 20 कूलम का स्प्लिट करने के बाद मैक्सिमम फोर्स टू द मिनिमम फोर्स का रेशियो क्या आ जाएगा, दिस इज द क्वेश्चन। अभी मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए 20 कूलम का कैसे स्प्लिट अप करना चाहिए, बोलिए, 20 कूलम का इक्वल मतलब 10 into 10 करना चाहिए, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ना। और मिनिमम होने के लिए एक पार्ट कितना और दूसरा पार्ट कितना होना चाहिए, 15 और 5, मिनिमम 1 बोला ना, मिनिमम 1 कूलम एंड 1 कूलम एक पार्ट रह गया, तो दूसरा पार्ट कितना रहेगा, 19 कूलम, 1 and 19, so answer will be 100 divided by 19 will be the answer। यहाँ पे टोटल चार्ज है 20 कूलम एंड मिनिमम that is part we can make is 1 coulomb, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। सपोज सेम क्वेश्चन है, there is a charge of 20 coulomb and minimum part that we can produce is of 2 coulomb suppose, तो F max by F minimum अभी क्या आ जाएगा, मतलब 20 का हमें पार्ट कैसे 2 कूलम 2 कूलम 2 के मल्टीपल में ही पार्ट हम सपोज कर सकते हैं, मिनिमम पार्ट या फिर पार्ट शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 ऐसा बोला, पहले क्वेश्चन में पार्ट इज मल्टीपल ऑफ 1 बोला, मल्टीपल ऑफ ऐसा दिया जाता है, मल्टीपल कितने का है वो, मल्टीपल पार्ट शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 कूलम ओनली। मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 and 10 तो ही आएगा, 10 and 10 ही आएगा ना, सो 10 into 10 ही आएगा, और मिनिमम कितना आ जाएगा, एक 2 का हो गया तो दूसरा 18 का हो जाएगा, सो 100 डिवाइडेड बाय अभी 36 आ जाएगा, 100 by 36, ओके, 100 by 36 मीन्स 25 by 9 आ जाएगा आंसर अब। ओके, सपोज वन मोर क्वेश्चन, टोटल चार्ज is suppose total charge is suppose